नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक सवाल दे रहे हैं। सवाल छोटा सा है और इसका आंसर आपको देना है 150 वर्ड्स में। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है GS 1 के लिए। सवाल ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो रोक करके आप पहले आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप अपने आंसर्स लिख लेंगे, उसके बाद हमारे मॉडल आंसर को आप देखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने आंसर को खुद से एवेल्युएट कर पाएंगे कि आपने कौन से पॉइंट लिखे और आपने कौन से पॉइंट मिस कर दिए। इससे होगा क्या कि जो पॉइंट आपने मिस किए ना, वो आपको याद रह जाएगा कि आपने ये पॉइंट नहीं लिखा, आप भूल गए। सवाल है, कर्जन का जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, दे वेयर मोटिवेटेड बाय द अर्ज टू फर्दर स्ट्रेंथन ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। डिस्कस कीजिए। मोटा मोटी सवाल ये है कि कर्जन का जो घरेलू नीति, डोमेस्टिक पॉलिसी और जो फॉरेन पॉलिसी था, वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए था। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कह रहा है, एग्जाम्पल्स आपको खूब सारे देने होंगे। आप एग्जाम्पल दे करके प्रूव करेंगे कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या क्या थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी और वो किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में मजबूत किया। तो आपके आंसर के इंट्रो में एक लाइन देंगे आप केवल कि इंट्रो का शासन यहाँ पे, जो कर्जन का शासन यहाँ पर कब से कब तक था, उसका ऋण कब से कब तक माना जाता है। उसके बाद आप आएंगे बॉडी पर। बॉडी आपका बटा हुआ होगा 2 भागों में। बॉडी का जो पहला भाग है, वहाँ पर आप डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि जो उसकी घरेलू नीतियाँ थी वो क्या क्या थी, और दूसरे पार्ट में बताएंगे कि कर्जन का जो फॉरेन पॉलिसीज़ थे वो क्या क्या था। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर दोनों के बारे में अलग अलग पूछा है, डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। दोनों को आप एक ही मत लिख दीजिएगा, दोनों को अलग अलग हेडिंग दे करके इसके भीतर आप 1 2 3 4 5 इस तरह के पॉइंट लिखेंगे। वैसे ही फॉरेन पॉलिसी में हेडिंग दे करके आप 1 2 3 4 5 इस तरह के पॉइंट लिखेंगे। 10 मार्क्स का सवाल हो तो आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखने होंगे और इंट्रो और कंक्लूजन मस्ट है। क्लियर बात है? तो हम बताएंगे कि आपको क्या लिखना है कंक्लूजन। अभी हम देखते हैं अपना मॉडल आंसर क्या है, क्या आप कर सकते थे इसमें। सबसे पहले आपके इंट्रो में कर सकते थे कि कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। 1899 से 1905 तक वो भारत का वाइसराय रहा। उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में मजबूत करने के लिए थी। कैसे? उसका डोमेस्टिक पॉलिसी पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसने बंगाल को पार्टीशन किया, उसने बंगाल का विभाजन किया कम्युनल लाइन पर, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया। जो इंटेलेक्चुअल थे, जो एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे कर्जन को कि अगर आपको प्रशासन ही बढ़िया करना है बंगाल में तो कई सारे तरीके हैं बंगाल को विभाजित करने का, दूसरे तरीके भी हैं, मगर उसने कम्युनल लाइन पर ही किया क्योंकि उसको पता था कि जो बंगाल है वो भारतीय राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का नर्व सेंटर है। उस समय दिल्ली उतना ज़्यादा पॉलिटिकली डेवलप्ड नहीं था, कोलकाता में ही सारे काम हुआ करता था, बंगाल में ही सारे काम हुआ करता था राजनीतिक। तो उसने किया क्या कि बंगाल को उसने विभाजित कर दिया ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोका जा सके, मगर इसका उल्टा काम हुआ। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन में वो सभी तरीके अपनाए गए जिनको गांधी जी ने बाद में अपनाया, अपने आंदोलन में इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, स्वदेशी में जनता का पार्टिसिपेशन किया गया। जो मॉडरेट थे ना, मॉडरेट तो खैर प्रेयर पिटीशन पर ही रले करते थे, मगर स्वदेशी आंदोलन जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में आया, उसने जनता को इंक्लूड करना शुरू किया। रैलियां निकाली गई, जो आपके मीटिंग्स थी वो हुई। तो स्वदेशी में ये सब चीज़ें हुई। अगला, डिसफेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी रीजन। जो कर्जन था उसका ये मानना था कि जो एरिया हैं उसको विभाजित रखो, उसको एक मत होने दो। इसी कारण से उसने बॉम्बे प्रोविंस में बेरार को नहीं मिलाया। उनको लगता था कि अगर बेरार को मिला देंगे बॉम्बे में तो जो मराठा कम्युनिटी है वो और मजबूत हो जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ये पास किया गया।
इसमें यह कहा गया कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन है उसमें भारत के जो लोग हैं जो चुने जाएंगे उनकी संख्या कम होगी, और जो इंग्लिश मेंबर्स हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं इस कॉरपोरेशन में, उसको मेजोरिटी मिल जाएगा। चूँकि ब्रिटिश मेजोरिटी रहेगी तो यहाँ पर काम अंग्रेज़ों के अनुसार होगा कलकत्ता कॉरपोरेशन में। अगला था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को कर्ब करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कानून पास किया गया था। देखो, जो भी आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ही जन्मती हैं। इसीलिए कोई भी सरकार हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज की सरकार हो, यूनिवर्सिटीज़ पर कंट्रोल जमाना चाहती है। वो चाहती है कि जो स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें। वो पहले भी होता था, वो आज भी होता है और वो आगे भी होगा। क्लियर बात, चाहे वो सरकार इंदिरा गांधी की हो, चाहे वो सरकार आज की हो। तो यहाँ पर कर्जन ने किया क्या, ये कानून पास किया और ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। सेडिशन एक्ट पास किया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया गया, ताकि जो ब्रिटिश सीक्रेट्स हैं, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रेस में ना आ पाएँ। प्रेस का जो फ्रीडम है उसको कर्टेल किया गया। जो पब्लिकेशंस होते थे, जो क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएँ छपती थीं, उनको दबाया गया। कांग्रेस के प्रति इनका रवैया बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव था। जो नेशनलिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, उसके प्रति कर्जन का रवैया बहुत ही नेगेटिव था। 1900 में उसने डिक्लेयर किया कि उसका सबसे जो बड़ा एम्बिशन था भारत में, वो कांग्रेस को डिमाइस की ओर ले जाना था, कांग्रेस को उसके अंत की ओर ले जाना था। तो ये आप 6 पॉइंट लिखेंगे कर्जन के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में। अब 6 में से 5 तो आप याद कर ही पाएंगे। देखो, हर चीज़ आपको पता हो पहले से कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस सवाल का आंसर पढ़ के आपने कर्जन का जो साम्राज्य है, कर्जन का जो समय है, वो प्रिपरेशन कर लिया। समझ के बात? तो हम लोग कई बार अपने क्वेश्चन के जरिए टॉपिक कवर करेंगे। देखो, कर्जन के बारे में सारी बातें स्पेक्ट्रम में भी नहीं लिखी गई हैं एक जगह पर, और नहीं लिखा गया है बिपिन चंद्रा में। तो ये आपको आंसर फ़ायदा करेगा, इसी तरह से आपका कंटेंट डेवलप करेगा। और आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स बना लो। 3 पेज का कंटेंट है। पहला पेज ये वाला है, दूसरा पेज ये वाला है, और तीसरा पेज ये है। थर्ड में आप लिखेंगे कि कर्जन का जो फॉरेन पॉलिसी था उसके बारे में। जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी कर्जन की, उसने किया क्या कि तिब्बत में मिलिट्री एक्सपेडिशन की। उसको ये लगता था कि जो रशिया है उसका एक एम्बिशन है ईस्ट की ओर, मतलब भारत की ओर, तिब्बत की ओर। कर्जन को ये लगता था कि रशिया तिब्बत को कंट्रोल में लेकर के भारत की ओर आएगा। इसीलिए कर्जन ने एंग्लो तिब्बतियन ट्रीटी ऑफ लहासा 1904 में साइन करी, जिसके अंतर्गत उसने तिब्बत से ये कहा कि तुम्हारा किसी भी फॉरेन पावर से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा ब्रिटिश को छोड़ करके। समझ गए बात? तो इस तरह से उसने तिब्बत को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी सबसे पहले, जहाँ पर वो एक भारतीय रजवाड़े के अंतर्गत अपना एक रेसिडेंट रखा करता था, और ये कहता था कि जो रजवाड़ा है वो किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर से कांटेक्ट में नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, जब इंग्लिश ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया इस रजवाड़े के साथ, तो ये रजवाड़ा फ्रेंच के साथ, पुर्तगाली के साथ, डच के साथ अब कोई संबंध नहीं रखेगा। ये इंग्लिश ने इंश्योर किया। सेम काम यहाँ पर किया गया। जो तिब्बत है, मतलब इसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस नहीं कहेंगे, इसने जो ट्रीटी है साइन करी उसके मुताबिक दूसरे फॉरेन पावर से कंट्रोल रखने को मना किया गया, कॉन्टैक्ट रखने को मना किया गया। अब पर्शियन गल्फ में भी ब्रिटिश ने अपना एक एक्सपेडिशन किया और उसको अपने कंट्रोल में लाए, क्योंकि देखो, पर्शियन गल्फ से होकर के ब्रिटेन से भारत जो ट्रेवल होता था वो जारी था, ठीक है ना। मतलब कि अब पूरा अफ्रीका घूम करके नहीं आते थे, अब स्वेज कैनाल से होकर के आते थे और इससे रास्ता छोटा हो गया था। कर्जन ने जो बफर जोन है वो बनाया, मतलब कि जो भारतीय साम्राज्य है इसको बचाने के लिए दूसरे पावर से बीच में एक ऐसा एरिया रखा जो बफर का काम करता है। फॉर एग्जांपल, भारत और साउथ ईस्ट एशिया का जो फ्रेंच एम्पायर है उसके बीच में थाईलैंड था, रशिया और भारत के बीच में अफगानिस्तान था, चाइनीज़ एम्पायर और भारत के बीच में तिब्बत था। तो ये थाईलैंड, अफगानिस्तान और तिब्बत तीनों के तीनों बफर जोन थे।
समझ गए। दूसरी बात क्या करी कि फ्रंटियर पॉलिसी कर्जन ने अपनाई। इसका मतलब ये है कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वहाँ पर कर्जन ने एक नया प्रोविंस बनाया, एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था खैबर पख्तूनवा। ये बनाया गया था ताकि ऊपर से अगर रशिया अफ़गानिस्तान को पार करके भारत की ओर आना भी चाहे तो बीच में ये प्रोविंस आए, समझ गए। और प्रोविंस में जो ट्राइब थे वो लड़ते रहते थे, तो इन ट्राइब को पैसा खिलाया और बोला कि तुम लोग शांत रहो, लो टॉफ़ी ले लेना। और ये काम उन्होंने किया ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, समझ गए बात। तो ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में भी और तिब्बत में भी। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने तिब्बत पर से अपना कोई भी राइट जो है उसको सरेंडर कर दिया। मतलब कि हमने चाइना से अच्छे संबंध बनाने के लिए ये कहा कि भारत तिब्बत पर अपना कोई भी अधिकार क्लेम नहीं करेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी। हमें सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जो चाइना है वो भारत के साथ जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करो, उसके बाद ही हम लोग उसका वन चाइना पॉलिसी और तिब्बत पर अपने अधिकार को सरेंडर करेंगे। तो ये हमारी गलती थी, ये फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा ब्लंडर था जो उसका खमियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं कब तक ये समस्या दूर होती है। तो ये पढ़ा आपने कर्जन का फॉरेन पॉलिसी। अब आपके आंसर का कंक्लूजन क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि पॉलिसी का कंसिक्वेंस क्या रहा। भारत में जो नेशनलिज्म है वो बढ़ने लग गया, हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो छात्र थे और भी ज़्यादा इस मोमेंट में आने लग गए और हमारे यहाँ क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ने लग गई क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्रेस करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को, जो कांग्रेस के नेता थे उनको। तो ये आपका आंसर है, इसको आप पढ़ करके देखो। एक काम आप कर सकते थे जो मैंने आपको बताया कि वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए। अगर आप ये नहीं कर पाए और आपने वीडियो देख लिया तो अब कर ही कह सकते हैं, अब वीडियो देख लिया, अब आप आंसर लिखिए अपने मन से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जो आपको मैंने पॉइंट बताया है, 6 पॉइंट मैंने बताया आपको डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, 6-7 पॉइंट मैंने बताया आपको फॉरेन पॉलिसी में, तो इन पॉइंट को अब आप लिखिए अपने आंसर में। देखते हैं कि आप कितना लिख पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, समझ गए। अगर आपने सारे पॉइंट लिख लिए तो बहुत बढ़िया, आपने टॉपिक पूरा प्रिपेयर कर लिया। अगर नहीं लिख पाए, कुछ पॉइंट छूट गया तो कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखिए इसमें, और जो हमारा स्लाइड है ना ये वाला देखो और तुम देखो कि तुमने कौन से पॉइंट छोड़े हैं, समझ गए बात। तो ये हो गई बातें हमारी आज की। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहाँ पर नए सवाल डिस्कस करेंगे, नए आपके जो आंसर राइटिंग स्किल है आप में डेवलप करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, खराब तो डिसलाइक, चैनल सपोर्ट करने से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।